नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको यह फायदा होगा कि जैसे हम कोई भी वीडियो बनाएंगे, अपलोड करेंगे, आपको तुरंत मिल जाएगा। साथ ही हमारी ताकत भी बढ़ेगी। आप हमारे परिवार के सदस्य की तरह होंगे। धन्यवाद। आज हम चर्चा करेंगे संसद भवन में मनुस्मृति संविधान पर चर्चा। मनुस्मृति हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का संविधान में विश्वास नहीं है, मनुस्मृति में विश्वास है। तो संविधान पर चर्चा के समय राहुल गांधी ने धज्जियां उड़ा दिया। किसकी? नरेंद्र मोदी की, भागवत की, सावरकर की, द्रोणाचार्य की। कैसे धज्जियां उड़ाया? उन्होंने सबसे पहले महाभारत का एक प्रसंग उठाया जिसमें एकलव्य धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और द्रोणाचार्य इनकार कर देते हैं कि वह किसी शूद्र को, किसी नीची जाति को शिक्षा नहीं देंगे, धनुर्विद्या की शिक्षा नहीं देंगे। एकलव्य लौट आता है और उनकी मूर्ति बना करके उसी के सामने प्रैक्टिस करता है और वह धनुर्विद्या सीख लेता है और इतना पारंगत हो जाता है कि द्रोणाचार्य के शिष्य अर्जुन से भी ज्यादा धनुष विद्या का कमाल हुनर उसके हाथों में आ जाता है। उसी समय जब धनुर्विद्या इसकी पूरी हो जाती है तो यह एक कुत्ते के मुंह में तमाम बाण छोड़ता है और इस चीज को गुरु द्रोणाचार्य देख रहे थे और वहां पर जा करके एकलव्य को बुलाया गया और पूछा गया कि धनुर्विद्या किससे सीखी। तो उसने बताया कि मैं आपसे ही सीखने गया था, मैं शूद्र था, नीची जाति का था, इसलिए आपने नहीं सिखाया। द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांग लिया। ये कथा सबको मालूम है, लेकिन इसको जिस परिप्रेक्ष्य में राहुल गांधी ने पेश किया कि मोदी सरकार ने युवाओं का अंगूठा काटा है अग्निवीर बना करके, किसानों का अंगूठा काटा है उनको एमएसपी न दे करके, इस देश के 140 करोड़ लोगों का अंगूठा काटा है नरेंद्र मोदी ने। तो महाभारत की कथा को आज के प्रसंग से जोड़ते हुए न सिर्फ द्रोणाचार्य को घेरा बल्कि नरेंद्र मोदी और सावरकर तक पर सवाल उठाया और सबको कटघरे में खड़ा किया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद स्तब्ध रह गए राहुल गांधी के इस भाषण से, क्योंकि उन्हें शोर शराबा करने की तो आदत है ही, लेकिन कोई ऐसा निगेटिव पक्ष नहीं छोड़ा राहुल गांधी ने जिससे कि उन्हें मौका मिल जाए घेरने के लिए। तो एक तीर से कई शिकार किया आज राहुल गांधी ने संविधान चर्चा के समय। संविधान कब बना, कैसे बना, उसकी अच्छाइयाँ क्या हैं, उसके गुण क्या हैं, इस पर बहुत बोला, लिखा और पढ़ा गया है। लेकिन प्राचीन मिथक से महाभारत, रामायण और आज के प्रसंगों से जोड़ करके हम अगर देखते हैं तो महाभारत काल, महाकाव्य काल की जो संस्कृति थी आज की संस्कृति से गई गुजरी थी, अपमानजनक थी, वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी और उन सब परतों को खोलने का काम राहुल गांधी ने किया। नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए सावरकर और द्रोणाचार्य के कुकर्मों की सजा नरेंद्र मोदी को देने का काम किया, क्योंकि नरेंद्र मोदी आरएसएस के प्रचारक हैं, स्वयं सेवक हैं और कट्टर हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। इसलिए उनको उन्हीं के तीर से घेरना, उन्हीं के सिद्धांतों से उन्हें घेरना राहुल गांधी की रणनीति का हिस्सा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान पर चर्चा के दौरान दोनों दिन नहीं रहे। कल भी चर्चा हुई, नहीं रहे। आज भी चर्चा हुई, नहीं रहे। आज के बारे में सोचा जा रहा था कि हो सकता है प्रधानमंत्री प्रकट हो जाए, अंतर्ध्यान हो गए हैं ना, अंतर्ध्यान हो करके इलाहाबाद पहुंच गए हैं माघ मेले में। वहां पर गंगा जमुना के बीच संगम पर तैरती हुई नौकाओं में बैठ करके आनंद ले रहे हैं जलधाराओं का, गंगा जमुना की लहरों का। और यहाँ देश में कोहराम छिड़ा हुआ है संभल को लेकर के, तमाम मंदिर मस्जिद को लेकर के, तमाम तरह के अपराधों को लेकर के, और संसद में अडानी को लेकर के। संसद से सड़क तक आंदोलनरत है, संसद से सड़क तक हाहाकार है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिकनिक मना रहे हैं इलाहाबाद में। आज भी नरेंद्र मोदी संविधान पर बहस के दौरान उपस्थित नहीं हो सके। संविधान को माथे से लगा करके शपथ लेने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान की बड़ाई नहीं कर सकते हैं, संविधान को अपना आदर्श नहीं बता सकते हैं, क्योंकि यह आरएसएस के उसूलों के खिलाफ है। इसीलिए नरेंद्र मोदी संविधान पर चर्चा के दौरान नहीं आए, और उनके कुछ सांसद जरूर आए, और उन्होंने जो कुछ बोला उसमें अर्धसत्य, तथ्यहीन, सावरकर के बारे में जो कुछ राजनाथ सिंह ने कहा सच्चाई से परे है। और तमाम सांसदों ने जो नरेंद्र मोदी का गुणगान किया संविधान को लेकर के, और संविधान को लेकर के मोदी सरकार कमजोर हुई, उस पक्ष को रखते हुए विपक्ष ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत को घेरने का काम किया है, इन्हें महाभारत का, महाकाव्य काल का एजेंट होने की बात भी कही तो नहीं गई, लेकिन राहुल गांधी के बातों से कुछ ऐसा ही लग रहा था। राहुल गांधी के भाषण से लगा कि अंबेडकरवादी जिन सवालों को उठाते हैं, उन्हीं सवालों को राहुल गांधी आज संसद में संविधान पर चर्चा के समय उठा रहे हैं। इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी की जो विचारधारा है, और वह जिस रूप में अंबेडकर को मानते हैं और जिस रूप में सावरकर और मनु को मानते हैं, वह भी सब राहुल गांधी ने सबकी धज्जियां उड़ा दी, जिसका निष्कर्ष है कि इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों जान लो कि हिंदू धर्म ग्रंथों में तुम्हारा अपमान, तुम्हारी जलालत, तुम्हारा अंगूठा काटने का काम, शंभू को मारने का काम, और सीता जैसी पत्नी को परित्याग करने का काम किया है। महिला विरोधी, दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी, आदिवासी विरोधी हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे नहीं हिंदुओं के धर्म ग्रंथ हैं। तो एक ही तीर से कई निशाना लगा करके राहुल गांधी ने यह जता दिया कि ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों जान लो कि अगर तुम्हारा उत्थान होना है, अगर तुम्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में आना है, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही ला सकता है। कोई मनुवाद, कोई राम, कोई विष्णु, कोई ब्रह्मा, कोई शंकर आपकी तरक्की, आपकी प्रगति सुनिश्चित करने के लिए नहीं आएगा, आपको रोटी कपड़ा देने के लिए नहीं आएगा। इसकी व्यवस्था तुम्हें अपने से करनी होगी, और उसके साथ ही अपनी प्रगति को अपने से सुनिश्चित करनी होगी। तो आज संविधान चर्चा पर राहुल गांधी ने मोदी से लेकर के द्रोणाचार्य और सावरकर तक जिन तथ्यों को उठा करके प्राचीन काल में हुए, ऐतिहासिक महाकाव्य काल में हुए बुराइयों को उठाते हुए आज की बुराइयों से जोड़ने और मोदी के कुकर्मों से जोड़ने का काम किया। राहुल गांधी ने कहा कि आज पूरे देश का अंगूठा काटा जा रहा है,
अडानी को धारावी दे करके धारावी के लोगों का अंगूठा काटा जा रहा है, बेरोजगारों का अंगूठा काटा जा रहा है अग्निवीर को ला करके, किसानों का अंगूठा काटा जा रहा है एमएसपी की गारंटी और किसानों की मांगों को न मान करके। मनुस्मृति में कहां लिखा है कि रेपिस्ट बाहर घूमते रहें और पीड़ित घर के अंदर उन्होंने हाथरस कांड की चर्चा किया और बताया कि अभी 3 दिन पहले मैं हाथरस गया हुआ था, तो वहां पर देखा जिस घर में रेपिस्ट से डरे सहमे लोग छिपे हुए हैं, उसी घर के बाहर रेप करने वाले टहल रहे हैं उनका कत्लेआम करने के लिए। और रेपिस्ट चाहते हैं कि मुकदमा वापस ले लिया जाए जो इनके खिलाफ दर्ज किया गया है, सीबीआई ने जो मुकदमा दर्ज किया है। योगी सरकार ने उन्हें घर दूसरी जगह देने के लिए कहा था उसी समय जिस समय रेप कांड हुआ था, लेकिन आज तक उन्हें जमीन नहीं दी गई है या घर भी नहीं दिया गया है। तो हाथरस को लेते हुए उन्होंने संभल का भी जिक्र किया और कहा कि संभल में जिस तरह से 5 युवाओं की हत्या की गई है, जिस तरह से संभल में मस्जिद के नीचे मंदिर की तलाश करने के लिए जज ने, लोअर कोर्ट के जज ने सर्वे करने की अनुमति दे दी और सर्वे पूरा होने के बाद दोबारा 24 नवंबर को सर्वे करने की टीम पहुंच जाती है और उस दिन 24 नवंबर को ही हिंसा होती है और 5 युवक मारे जाते हैं पुलिस की गोली से। हिंदू और मुस्लिम के बीच हिंसा नहीं हुई थी, सरकार, प्रशासन और जनता के बीच में हिंसा हुई थी। जिस तरह से राहुल गांधी ने संभल को लेकर कहा कि संभल के लोगों का भी अंगूठा काटने का काम आपने किया है, हमें लगा कि राहुल गांधी आज फुल फार्म में हैं और जिस तरह से मोदी सरकार को घेर रहे हैं, जब से संसद शुरू हुआ है अडानी को लेकर के घेरा, जॉर्ज सोरोस को लेकर के घेरा और आज जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, द्रोणाचार्य का अत्याचार, सावरकर की भूमिका इस देश के निर्माण में क्या भूमिका थी। सावरकर के बारे में राहुल गांधी ने कहा कि सावरकर एक ऐसा शख्स था कि जिस दिन संविधान बनकर तैयार होता है और सौंपा जाता है संविधान सभा को, उसी दिन सावरकर ने कहा था कि इस संविधान में, यह संविधान भारतीय नहीं है, इसमें भारत की आत्मा नहीं है। और जिस तरह से आरएसएस के तमाम अखबारों और पत्रिकाओं में संविधान की आलोचना भर्त्सना की गई, तिरंगा झंडा तक की आलोचना भर्त्सना की गई, उन सबको रेखांकित करते हुए राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा कि जिस रास्ते पर सावरकर चले, जिस रास्ते पर गोडसे चले, जिस रास्ते पर द्रोणाचार्य चले, क्या उसी रास्ते पर नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार चल रही है? मनुस्मृति में कहां लिखा है? राहुल गांधी ने पूछा कि रेप करो। मनुस्मृति में कहां लिखा है कि अत्याचार करो? मनुस्मृति में कहां लिखा है कि पीड़ित घर में बैठा रहे और अत्याचारी सड़कों पर टहलता रहे कत्लेआम करने के उद्देश्य से? आपको हम बता दें कि उत्तर प्रदेश में संविधान नहीं चल रहा है। उत्तर प्रदेश में मनुस्मृति का राज है। जिस ढंग से योगी आदित्यनाथ राज कर रहे हैं, मंदिर दर मंदिर भटक रहे हैं और जिस ढंग से बांटोगे काटोगे की बात कर रहे हैं, यह सब
मनुस्मृति में ही है। जिस तरह से आए दिन अयोध्या में नए नए इवेंट होते हैं, कभी रामायण मेला होता है, कभी दिवाली जलाने के लिए लाखों दिवालियां जलाई जाती हैं, जिस तरह से पैसा बर्बाद किया जाता है अंधविश्वास और धार्मिक कर्मकांड पर, दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ सरकार के पास बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए पैसे नहीं हैं, बेरोजगारों को नौकरी दे करके उनका वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन धार्मिक कर्मकांड में करोड़ों अरबों उड़ाए जा रहे हैं। अभी 13 जनवरी से कुंभ मेला इलाहाबाद में है। हम समझते हैं कि हजारों करोड़ रुपया कुंभ मेले पर खर्च किया गया है। जिस तरह से सजाया गया है, संवारा गया है, साधु संतों को रहने के लिए, खाने के लिए, प्रवचन करने के लिए जिस तरह से सुविधाएं मुहैया की गई हैं, पूरे इलाहाबाद को दुल्हन की तरह सजाया गया है। सड़कें चौड़ी की गई है और तमाम सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं, जो कि इलाहाबाद शहर के निवासियों को सुविधाएं नहीं हैं, उससे ज़्यादा सुविधाएं कहीं कुंभ मेले में रहने वाले आने वाले लोगों के लिए है। अयोध्या में आपने देखा ही है कि योगी आदित्यनाथ बार बार जाते हैं, कभी रामायण मेला करते हैं, कभी सड़कें चौड़ी कराने के लिए अभियान चलाते हैं, कभी हवाई अड्डा का निर्माण होता है, कभी रेलवे का निर्माण या पुनर्निर्माण या उसे रिपेयरिंग के नाम पर नया रूप देने का काम करते हैं। और जिस तरह से दिवालियां जला करके अंधविश्वास पाखंड में पैसा फूंका जाता है, यही पैसा अगर विकास कार्यों पर खर्च हो तो क्या उत्तर प्रदेश तरक्की नहीं करेगा? अब हम कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान नहीं है, वहां पर मनुस्मृति का राज है और योगी आदित्यनाथ उसी मनुस्मृति को व्यवहारिक रूप दे रहे हैं। जातिवाद वहां पर बुलंदियों पर है। जितने भी ठाकुर या राजपूत जाति के अधिकारी हैं, उनका प्रमोशन तत्काल हो जाता है और उन्हें मलाईदार पदों पर बैठाया जाता है, मलाईदार शहरों को चयनित किया जाता है और उन्हें फायदा पहुंचाने की कोशिश की जाती है शासन प्रशासन की तरफ से। और जातिवाद इतना है कि बगैर कुछ लिए दिए या घूस लिए दिए सरकारी काम नहीं हो सकता है किसी का। उत्तर प्रदेश आरएसएस की हिंदुत्व की प्रयोगशाला है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये ऐसे राज्य हैं जहां गरीबों की संख्या कम, गरीबों की संख्या ज़्यादा है, अनपढ़ हैं, गंवार हैं और उनके इसी का फायदा उठाते हैं। उन्हें आरएसएस के प्रचारक स्वयंसेवक जा करके समझाते हैं और उनके दिल दिमाग में रामचरितमानस महाभारत का की कहानियां सुना करके धार्मिक पाखंड और कठमुल्लेपन को भरते हैं उनके दिल दिमाग में और उन्हें हमेशा हमेशा वर्ण व्यवस्था में झोंके रहने की प्लानिंग आरएसएस ने जो तैयार की है, उसके तहत ओबीसी एससी एसटी के लोगों को प्रेरित करते हैं कि वह पाखंड और अंधविश्वास की दुनिया में, गरीबी और जहालत की दुनिया में हमेशा बने रहें। तो यह काम उत्तर प्रदेश में बखूबी हो रहा है। विकास कार्यों पर पैसा खर्च न करके अंधविश्वास पाखंड को बढ़ावा देने के लिए पैसा खर्च किया जा रहा है। कुंभ मेले में जितना खर्च इस बार किया जा रहा है, शायद आज़ादी के बाद कभी नहीं किया गया होगा। अयोध्या पर जितना पैसा इन 3-4 सालों में खर्च किया गया है, हम समझते हैं इतने में तो पूरे उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हो जाता। लेकिन राज आरएसएस का है, राज बीजेपी का है, राज आरएसएस से संबंधित जितने संगठन हैं, अपनी मानसिकता, अपनी विचारधारा को थोपने का है।
ऐसे में उत्तर प्रदेश तरक्की करेगा या 4000 साल पीछे की ओर वर्ण व्यवस्था की ओर, मनुस्मृति युग की ओर जा रहा है। हम उत्तर प्रदेश के ओबीसी एससी एसटी से अपील करते हैं कि आरएसएस की यह साजिश है कि उत्तर प्रदेश को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बना करके 4000 साल पीछे की ओर ले जाया जाए, लेकिन हम उसी एकजुटता का हवाला देंगे जो एकजुटता संविधान के नाम पर 4 महीने या 5 महीने पहले लोकसभा चुनाव के दौरान एकजुटता दिखा करके अखिलेश यादव के पीडीए को जिताया था, 37 सीटें दिया था और नरेंद्र मोदी को 33 सीटों पर समेट दिया था। तो वह एकजुटता बनी रहनी चाहिए सभी चुनावों के लिए, खास करके 2027 में जो उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तब तक उत्तर प्रदेश में पीडीए का इतना बोलबाला हो जाना चाहिए और अंधविश्वास, पाखंड, मनुस्मृति के प्रति नफरत हो जानी चाहिए, तभी उत्तर प्रदेश के ओबीसी एससी एसटी का कल्याण हो सकता है। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के छांव तले पल करके आप तरक्की के बारे में सोच नहीं सकते हैं। अशिक्षा, जहालत, वर्ण व्यवस्था का दंश और गुलामी की ओर ही जाना पड़ेगा, मनुस्मृति युग की ओर ही जाना पड़ेगा। तो उत्तर प्रदेश के लोगों को समझना होगा कि उनके पक्ष में क्या है, उनकी तरक्की कैसे सुनिश्चित हो सकती है, पाखंड से या फिर पीडीए के प्रोग्राम से। जिस ढंग से आज राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है और कल प्रियंका गांधी ने इसी संविधान सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भागवत और भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों से, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को लेकर के जिस तरह से प्रियंका गांधी ने घेरा और ओबीसी एससी एसटी के लोगों को संदेश दिया, हम समझते हैं वह बेमिसाल है। और उनका पहला भाषण लोकसभा में इतना इफेक्टिव है कि जगह जगह उसकी चर्चा हो रही है, खास करके ओबीसी एससी एसटी के लोगों के बीच। कुल मिलाकर के यही कहा जा सकता है, इस देश में 2 धाराएं चल रही हैं। एक धारा आपको मनुस्मृति युग की ओर, वर्ण व्यवस्था के दंश की ओर, तथा कथित राम राज की ओर ले जा रही है, और दूसरी धारा आपको विज्ञान की ओर, तरक्की की ओर, शिक्षा की ओर, और शिक्षा के बाद संगठन और संगठन के बाद संघर्ष, जो कि बाबा साहब का नारा था, उसकी ओर ले जा रही है। विचार आपको करना है कि आपको कौन सी धारा पसंद है। आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी की विषैली विचारधारा, बटोगे कटोगे जैसे नारों से उपजे गुस्सा को आप कंट्रोल कर पाएंगे? आपको अगर काटने बांटने के लिए आ जाएंगे तो क्या आप उनका सामना कर पाएंगे? कतई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आरएसएस के पास अर्धसैनिक बल है, आरएसएस के पास अस्त्र शस्त्र है, आरएसएस अस्त्र शस्त्र की पूजा करता है। आरएसएस हर रोज अपने 60,000 शाखाओं में अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग देता है। आरएसएस के पास हथियार, बम, गोले का जखीरा है। अगर आप आरएसएस की बात को मानने से इनकार करेंगे तो वह बांटने और काटने का काम खुद ही करेंगे, और कटेगा कौन? आप समझ लीजिए, जो उनकी विचारधारा को नहीं मानेगा वही कटेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।